नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज की दुनिया में व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं रह गया। अब यह रणनीति है, हथियार है और कई बार छल भी है। एक तरफ चीन है जो खुले तौर पर लड़ाई नहीं करता लेकिन नियमों के अंदर रहकर खेल बदल देता है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो चुपचाप इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रस्ट, ब्रांडिंग से ग्लोबल मार्केट्स जीत रहा है। और तीसरी तरफ है भारत, जिसके पास ताकत है, किसान हैं, उत्पादन है, लेकिन पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है। आज की तीन कहानियां तीन अलग अलग घटनाएं नहीं है दोस्तों, ये तीन संकेत हैं एक बड़े बदलाव के। पहली कहानी, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बना तो चीन ने जवाब दिया जीएमओ के बहाने शिपमेंट्स रिजेक्ट करके। और दूसरी कहानी, सरकार ने एक्सपोर्टर्स को राहत दी है लेकिन सिर्फ 6 दिन के लिए। और तीसरी कहानी, दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ दौड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया $5 बिलियन की तरफ बढ़ रहा है और भारत पीछे जा रहा है। तो आज बिग पिक्चर का सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत ग्लोबल ट्रेड में जीत रहा है या अपने ही फैसलों से हार रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं पहली बिग पिक्चर से। रोड टैप राहत है या फिर सरकार का नाटक? दोस्तों, एक काम करिए, कैलेंडर देखिए, आज है 25 मार्च और सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बहाल किए, रोड टैप स्कीम को रिस्टोर किया। लेकिन शाबाशी देने से पहले एक तारीख और कैलेंडर में देख लीजिए, 31 मार्च, यानी यह स्कीम जो कल रिस्टोर हुई है वो 6 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। और 1 अप्रैल से आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि 31 मार्च के बाद क्या रेट्स लागू होंगे। ऐसे अनिश्चित माहौल में कोई भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रोड टैप बेनिफिट्स को फैक्टर इन नहीं कर सकता। यानी सरकार ने एक हाथ से राहत दी है और दूसरे हाथ से अनसर्टेनिटी बनाए रखी। बजट में रोड टैप के लिए 21,709 करोड़ रुपए मांगे गए थे, लेकिन मिले कितने? 10,000 करोड़, यानी आधे से भी कम। तो आज बिग पिक्चर का सवाल 3 हिस्सों में। रोड टैप है क्या? सरकार ने पहले इसे काटा क्यों? और अब रिस्टोर करके क्या हासिल हुआ, या बस नाटक हो गया? तो पहले हम ये समझते हैं आसान भाषा में कि रोड टैप क्या है। तो दोस्तों, जब कोई भारतीय एक्सपोर्टर विदेश को माल भेजता है तो वो माल बनाते वक्त टैक्सेस चुकाता है, राज्य का टैक्स, केंद्र का टैक्स, बिजली पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर लेवी। अब जब वो माल एक्सपोर्ट हो जाता है तो उस माल पर इंडिया का टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो माल इंडिया में नहीं बिका। लेकिन वो टैक्सेस जो प्रोडक्शन में चुकाए जा चुके थे वो वापस नहीं होते, वो एक्सपोर्ट की लागत में छुपे रहते हैं। रोड टैप यानी कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स वही छुपे हुए टैक्सेस वापस करता है ताकि इंडियन एक्सपोर्टर ग्लोबली compete कर सके। यह स्कीम 2021 में लॉन्च हुई, WTO कंप्लायंट है, रिफंड 0.3% से 3.9% तक का होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। टेक्सटाइल्स, गारमेंट, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, मैरिन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो थिन मार्जिन्स पर चलते हैं और इन्हीं के लिए रोड टैप सबसे जरूरी है। यानी यह कोई सब्सिडी नहीं है, यह वो पैसा है जो एक्सपोर्टर का था, जो टैक्स में गया है, जो वापस मिलना चाहिए, जो एक्सपोर्टर का हक था। अब सवाल है कि पहले काटा क्यों, और यही असली सवाल है। तो अब यहाँ पे वो बात जो सरकार नहीं बताना चाहती। 23 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने रोड टैप रेट्स में 50% कटौती की घोषणा कर दी एक झटके में। और वही 23 फरवरी वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को। यानी युद्ध से पहले ही रेट्स काट दिए गए। तो काटने की वजह युद्ध नहीं था, काटने की वजह थी बजट। 21,709 करोड़ मांगे, मिले 10,000 करोड़। यानी फिजिकल प्रेशर में सरकार ने एक्सपोर्टर्स की पॉकेट काटी। एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी ने डिसअपॉइंटमेंट जताई, एसोसिएशंस और फेडरेशन ने प्रेशर बनाया और तुरंत रिकंसिडरेशन की मांग की। और फिर सरकार को अब युद्ध का बहाना मिला है। 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी करके रेट्स रिस्टोर किया है और वजह बताई है इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर मैरीटाइम ट्रेड। दोस्तों, जो कटौती फिजिकल प्रेशर में हुई उसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की आड़ में वापस लिया गया। यह पॉलिसी नहीं है, यह क्राइसिस मैनेजमेंट है। अब ग्राउंड रियलिटी भी हम देख लेते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है एक्सपोर्टर्स के साथ में। तो दोस्तों, वो तस्वीर देखिए जो इस पूरे खेल का असर बताती है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद एशिया से वेस्ट एशिया जाने वाले रूट्स पर कंटेनर फ्रेट रेट्स 2 से 3 गुना बढ़ गए। वॉर रिस्क प्रीमियम 4 गुना हो गए, बंकर फ्यूल महंगा हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़े, ट्रांजिट टाइम बढ़ा
ऑर्डर्स डिलेड हुए। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, राइस एक्सपोर्ट, इन सभी सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स के पास प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स थे फिक्स्ड प्राइस पर, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में यह शिपिंग कॉस्ट सर्ज कहीं फैक्टर इन नहीं था। यानी एक्सपोर्टर को वही प्राइस मिलेगी जो 6 महीने पहले फिक्स हुई, लेकिन लागत 2 गुनी तिगुनी हो गई। फरवरी में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 0.81% गिरे, यानी कि $36.61 बिलियन। ट्रेड डिफिसिट $27.1 बिलियन का रहा, और यह डेटा वॉर से पहले का है दोस्तों। मार्च का असली डेटा मई में आएगा, यानी असली तबाही अभी डेटा में दिखाई ही नहीं दी, वो मई में आएगी। और जो रिस्टोर हुआ है वो काफ़ी है क्या? आप सवाल यहाँ पे यह उठता है। तो दोस्तों जवाब है नहीं, काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अब इसमें सबसे पहली कमी क्या है? तो सिर्फ 6 दिन रिस्टोरेशन 31 मार्च तक, उसके बाद क्या? कोई क्लैरिटी नहीं, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं। और जब एक्सपोर्टर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो 6 दिन की स्कीम किसी काम की नहीं। दूसरी कमी है बजट की दीवार। 10,000 करोड़ का बजट, जबकि इंडस्ट्री को 21,709 करोड़ चाहिए। यह गैप कहां से आएगा? अप्रैल में रेट फिर काटेंगे। तीसरी कमी, कॉम्पिटिटर्स के पास हमसे ज्यादा है। वियतनाम, बांग्लादेश, तुर्की, चाइना, इन सभी के पास रोबस्ट और स्टेडी रेमिशन मैकेनिज्म है, लॉन्ग टर्म, प्रेडिक्टेबल। इंडियन एक्सपोर्टर्स उनके मुकाबले में फाइट कर रहे हैं एक ऐसी स्कीम से जो हर कुछ महीनों में बदल जाती है दोस्तों। चौथी कमी है हॉर्मुज का असर। रोड टेप से बड़ा है यह। रोड टेप रिफंड 0.3% से 3.9% है, लेकिन फ्रेट रेट्स 200 से 300% बढ़ गए। वॉर रिस्क प्रीमियम 4 गुना, इंश्योरेंस महंगी हो गई। यानी जो राहत दी जा रही है वो उस बोझ का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक्सपोर्टर्स उठा रहे हैं। द बिग पिक्चर कंक्लूजन दोस्तों, एक तरफ हॉर्मुज बंद है, फ्रेट 2 गुना 3 गुना हो गया है, और वॉर रिस्क प्रीमियम 4 गुना। और इंडिया के एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल्स, लेदर्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्री सब थिन मार्जिन्स पर काम करते हैं। उनकी प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स में यह कोई कॉस्ट नहीं था। दूसरी तरफ सरकार ने पहले रेट्स 50% काटे फिस्कल प्रेशर में, फिर युद्ध का बहाना मिला और रेट्स वापस किए, लेकिन सिर्फ 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से क्या होगा किसी को नहीं पता। कोई एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रोड टेप को फैक्टर इन नहीं कर सकता। यह राहत नहीं है, यह सरकार का एक्सपोर्टर्स के साथ भद्दा मजाक है जो 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बने रहना चाहता है, अपनी एक्सपोर्ट क्वांटिटी और बढ़ाना चाहता है। 30 मिलियन टन का टारगेट है। जापान जैसे नए बाजार खोलने की बात है, G2G डील्स की बात है, लेकिन जब एक्सपोर्टर को यह नहीं पता कि अगले महीने गवर्नमेंट की स्कीम क्या होगी तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे करे, वो नया कस्टमर कैसे पकड़े, वो नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करे। वियतनाम स्टडी है, बांग्लादेश स्टडी है, चाइना स्टडी है। भारत हर कुछ महीनों में पॉलिसी बदल देता है। सरकार से एक ही मांग है, राहत दो तो लंबी दो। बजट की दीवार तोड़ो, 10,000 करोड़ से 21,709 करोड़ का रास्ता निकालो, क्योंकि जब तक एक्सपोर्टर को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक भारत की एक्सपोर्ट एम्बिशन कागज पर ही रहेगी। और इस सब से एक सवाल निकल कर आता है दोस्तों कि क्या सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो रही है? यही है आज का बिग पिक्चर। क्या जीएमओ का बहाना चीन की एक बड़ी चाल है? दोस्तों एक तथ्य से शुरू करते हैं। 5 जनवरी 2026 को भारत के कृषि मंत्री ने ऐलान किया कि भारत ने चाइना को पछाड़ दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर अब भारत है, 150 मिलियन टन्स। यह एशिया की फूड सिक्योरिटी का एक साइज़मिक बदलाव था। नई दिल्ली में जश्न था और बीजिंग में जश्न के कुछ ही दिनों बाद चाइना ने भारत के 3 राइस शिपमेंट्स वापस कर दिए। वजह बताई जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल है कि भारत में किसी भी खाने वाली फसल की जीएमओ खेती की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बीटी कॉटन, और वो भी कॉटन, खाने का अनाज नहीं है दोस्तों। तो वो 3 शिपमेंट जो चाइना की अपनी एजेंसी ने एक्सपोर्ट से पहले क्लियर किए थे, वो चाइना पहुंचते ही जीएमओ कैसे हो गए? यही है आज का सवाल। चाइना की चाल है या फिर सच्ची समस्या? वो कंट्राडिक्शन जो सब कुछ बयान करता है। तो दोस्तों पहले वो एक तथ्य देखिए जो इस पूरी कहानी की जड़ है। इन तीनों शिपमेंट्स को एक्सपोर्ट से पहले CCIC ने क्लियर किया था, यानी चाइना सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप। यह चाइना की अपनी स्टेट ओन्ड एजेंसी है दोस्तों। जी हाँ, स्टेट ओन्ड एजेंसी, भारत की एजेंसी ने नहीं। तो चाइना की एजेंसी ने वही शिपमेंट्स जो चाइना की अपनी एजेंसी ने पास किए, वो चाइना के कस्टम्स ने रिजेक्ट क्यों कर दिए? एक देश दो अलग अलग फैसले,
एक ही शिपमेंट पर? नागपुर की श्री राम फूड इंडस्ट्री के चेयरमैन अनूप गोयल ने अपीडा से इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। उनका कहना है कि सीसीआईसी के इंडिया ऑफिस ने क्लियर किया और चाइना कस्टम्स ने रिजेक्ट किया। यह डिस्क्रिपेंसी क्यों? यह एक टेक्निकल गलती नहीं है, यह एक सिस्टम है जो जानबूझकर इनकॉन्सिस्टेंट है। चाइना का जीएमओ नाटक। जी हां, जो 3 सवाल हैं जो चाइना को घेरते हैं। दोस्तों, अब जो 3 सवाल हैं जो चाइना के दावा की हवा निकाल देते हैं, वो समझिए आप। पहला सवाल, जो सिर्फ भारत से ही क्यों? ट्रेड एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है, चाइना जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन सिर्फ इंडिया से मांग रहा है, थाईलैंड से नहीं, वियतनाम से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, म्यांमार से नहीं। दुनिया के बाकी राइस एक्सपोर्टर्स वही माल बिना किसी जीएमओ जांच के चाइना भेज रहे हैं। सिर्फ भारत टारगेटेड है। क्यों? क्योंकि भारत ने चाइना को प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दिया है। अब दूसरा सवाल, चाइना खुद जीएमओ राइस उगाता है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिसंबर 2024 में एक जीन एडिटेड राइस वैरायटी को सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया। चाइना के रिसर्चर्स जीएमओ राइस पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यूरोप में चाइनीज राइस शिपमेंट्स में जीएमओ कंटामिनेशन पाई गई हैं। यानी जो देश खुद जीएमओ राइस डेवलप कर रहा है, जिसके अपने एक्सपोर्ट्स में जीएमओ कंटेमिनेशन पकड़ी गई है, वो देश भारत के नॉन जीएमओ राइस को रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? और तीसरा सवाल है, चाइना का कोई लो लेवल प्रेजेंस पॉलिसी नहीं है। चाइना के पास कोई लो लेवल प्रेजेंस पॉलिसी नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है ट्रेस अमाउंट्स में भी अगर कोई अनअप्रूव्ड जीएम मटेरियल मिले तो शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो प्रैक्टिकली किसी भी शिपमेंट को रिजेक्ट करने का हथियार बन सकता है। यानी चाइना ने एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया है जहां वो जब चाहे जिसे चाहे रिजेक्ट कर सकता है बिना WTO रूल्स तोड़े। यह नया हथियार है नॉन टैरिफ बैरियर। दोस्तों, इसे समझिए, ट्रेड वॉर पुराने जमाने में होती थी टैरिफ से। तुम मेरे माल पर टैक्स लगाओ, मैं तुम्हारे माल पर टैक्स लगाता हूं, जैसे भी ट्रम्प कर रहे हैं। लेकिन आज की ट्रेड वॉर अलग है। एक सिंगापुर बेस्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यह ट्रेड वॉर का नया मोर्चा है। अगर तुम किसी प्रोडक्ट को अनसेफ बता दो तो टैरिफ की जरूरत नहीं। WTO में चैलेंज करना भी मुश्किल है क्योंकि टेक्निकली तुम सिर्फ फूड सेफ्टी के नियम फॉलो कर रहे हो। इंडिया ने जनवरी 2026 में चाइना को राइस प्रोडक्शन में पीछे छोड़ा और उसके कुछ ही दिनों बाद 3 शिपमेंट्स रिजेक्ट। टाइमिंग सब कुछ बता देती है दोस्तों। यह कोइंसिडेंस नहीं है। फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट एस चंद्रशेखरन ने साफ कहा, यह चाइना की स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्लानिंग है, अपने राइस इंपोर्ट्स को मैनेज करने का एक कैलकुलेटेड तरीका। भारत की कमजोरी जो चाइना ने एक्सप्लोर की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ चाइना की चाल नहीं है, भारत में भी एक कमजोरी है जिसे चाइना ने पकड़ा। ICAR ने हाल ही में 2 जीन एडिटेड राइस वेराइटीज पूसा DST राइस और DRR राइस 100 कमाला को अप्रूव किया है। CRISPR टेक्नोलॉजी से बनाई गई सैलाइन सॉइल और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। इससे पहले भी एक केस में GM वॉच ने बताया कि इंडिया के GMO फील्ड ट्रायल से कंटेमिनेशन हुई थी। 500 टन के इंडियन राइस में GMO ट्रेसेस मिले थे जो यूरोप में मार्स जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स में पहुंचे थे। यानी इंडिया का ICAR CRISPR एडिटेड वैरायटीज पर काम कर रहा है। फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं और उन ट्रायल्स का बायोसेफ्टी कंट्रोल कितना टाइट है, यह सवाल बना हुआ है। चाइना ने इसी ग्रे एरिया को हथियार बनाया। श्री राम फूड इंडस्ट्री ने ICAR से फॉर्मल डिक्लेरेशन मांगी है कि इंडिया में उगाया जाने वाला राइस पूरी तरह नॉन GMO है। यह डिमांड बताती है कि अभी तक वो फॉर्मल सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी और बिना सर्टिफिकेशन के चाइना के पास रिजेक्ट करने का बहाना था। दोस्तों, दांव पर क्या है? तो अब वो नंबर्स आप देख लीजिए जो इस पूरे खेल की असली कीमत बताते हैं। 2024-25 में इंडिया ने चाइना को 1,80,805 टन नॉन बासमती राइस $79.4 मिलियन में एक्सपोर्ट किया। इस साल अप्रैल से जनवरी तक 1,86,013 टन भेजा है, लेकिन वैल्यू गिरी $65.59 मिलियन। यानी वॉल्यूम बढ़ा, दाम गिरा और अब रिजेक्शन भी आ गई। इंडिया चाइना राइस ट्रेड 2019-20 तक नेग्लिजिबल था नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से। फिर बैरियर्स हटे, 100 से ज़्यादा इंडियन मिल्स ऑथराइज्ड हुई और अब उसी रास्ते पर फिर से बैरियर आ रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ चाइना तक नहीं रुकेगा। अगर चाइना का GMO एलिगेशन वैलिडेटेड लगा तो EU जैसे सेंसिटिव मार्केट्स में भी इंडिया की इमेज को नुकसान होगा। यानी एक रिजेक्शन कई बाजारों को हिला सकती है।
द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों आज की बिग पिक्चर का साथ 3 लाइंस में है। पहले इंडिया ने चाइना को राइस प्रोडक्शन में पछाड़ा और चाइना ने जवाब दिया जीएमओ के बहाने 3 शिपमेंट्स रिजेक्ट करके। दूसरी, चाइना की अपनी एजेंसी ने वही शिपमेंट्स पास की थी दोस्तों, सिर्फ इंडिया को जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन मांगी जा रही है। थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान से नहीं। यह ट्रेड टैक्टिक है, फूड सेफ्टी नहीं। तीसरी, लेकिन भारत को अपनी कमजोरी भी देखनी होगी। CRISPR राइस ट्रायल्स चल रहे हैं, फील्ड बायोसेफ्टी कंट्रोल्स पर सवाल हैं, ICAR का फॉर्मल नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन नहीं था। यह गैप चाइना को हथियार देता है। चाइना का यह नया हथियार फाइटोसैनिटरी प्रोटेक्शनिज्म यानी पुराने टैरिफ से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे WTO में चैलेंज करना मुश्किल है, इसे प्रूव करना मुश्किल है और इसे रोकने के लिए भारत को अपना घर पहले दुरुस्त करना होगा। रोबस्ट सर्टिफिकेशन, टाइट फील्ड ट्रायल कंट्रोल्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर, ताकि चाइना को ग्लोबली एक्सप्लेन करना पड़े कि वह सिर्फ भारत से ही जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन क्यों मांग रहा है। दोस्तों ये भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की लड़ाई है और यही है आज का बिग पिक्चर। 8.79 करोड़ से 880 करोड़ तक का रास्ता। दोस्तों एक राज्य की बात करते हैं, क्षेत्रफल में देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य, जहां सिर्फ 24% जमीन खेती के लायक है, और उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। और उस राज्य ने 3 साल में क्या किया? 554 मीट्रिक टन पाइनएप्पल एक्सपोर्ट किया, 501 मीट्रिक टन अदरक, 52.5 मीट्रिक टन हल्दी, सेंटेड राइस, बर्ड आई चिली, लेमन, सब मिलाकर 8.79 करोड़ का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट। सुनकर लगता है छोटी सी कामयाबी है, छोटा सा अमाउंट है, लेकिन दोस्तों असली बात यह नहीं है। ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड मार्केट आज $253 बिलियन का है और 2034 तक $660 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दुबई के मिनोपे एक्सपो में त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल और काली खासा एरोमेटिक राइस, बर्ड्स आई चिली को देखकर GCC, यूरोप, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया के बायर्स ने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात की। यानी दुनिया त्रिपुरा का माल चाहती है। तो आज बिग पिक्चर का सवाल, 8.79 करोड़ यह शुरुआत है या फिर सीमा? त्रिपुरा के पास क्या है, रास्ते में क्या रुकावटें हैं और आगे क्या हो सकता है? तो पहले बात करते हैं कि त्रिपुरा के पास है क्या, इन्वेंट्री क्या है। तो पहले वो रिसोर्सेज देखिए जो त्रिपुरा की असली ताकत है, जमीन और किसान। 2016-17 में त्रिपुरा में ऑर्गेनिक खेती सिर्फ 2000 हेक्टेयर्स पर होती थी और आज 26,500 हेक्टेयर्स, 26,884 किसान जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनिक क्लस्टर से 132 से बढ़कर 1276 हो गए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज 4 से बढ़कर 49 हो गई और प्रोडक्ट की रेंज GI टैग क्वीन पाइनएप्पल, बर्ड्स आई चिली, काली खासा और हरि नारायण एरोमेटिक राइस, गोंधरोज लेमन, ब्लैक राइस एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार, सीसेम, जैक फ्रूट, फॉक्सटेल मिलेट, यानी सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, पूरा एक पोर्टफोलियो है। अब इनके डोमेस्टिक मार्केट क्या है? तो बिग बास्केट कोलकाता, मदर डेयरी दिल्ली, बेंगलुरु, सिक्किम के बायर्स, इंटरनेशनल ओमान, दुबई, ढाका। दुबई एक्सपो में यूरोप, जापान, कोरिया, GCC के बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। तो दोस्तों टारगेट क्या है? 50,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का प्लान है, यानी अभी की 26,500 से लगभग 2 गुना। यह फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन इतने से 8.79 करोड़ ही क्यों बना और आगे कैसे बढ़ेगा? तो 3 रुकावटें हैं, यानी कि जो 8.79 करोड़ को 88 करोड़ नहीं बनने दे रही। ऑस्ट्रेलिया 5.2 बिलियन पर, भारत कहाँ है? दोस्तों 2 तस्वीरें देखिए। तस्वीर 1, ऑस्ट्रेलिया 53 मिलियन हेक्टेयर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड, दुनिया में सबसे ज्यादा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केट आज $2.7 बिलियन और 2034 तक $5.2 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, सप्लाई चेन टाइट। जापान, सिंगापुर, चाइना सब उसका ऑर्गेनिक माल चाहते हैं। अब तस्वीर 2, भारत को भी देख लीजिए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स 2.3 मिलियन, 4.5 मिलियन हेक्टेयर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड, 3.6 मिलियन टन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, स्पाइसेस, ऑयल सीड, सीरियल्स, टी, पल्सेस, सब कुछ है। अब एक सवाल, एक्सपोर्ट्स। 2024-25 में इंडिया का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट था $665.97 मिलियन का और 2020-21 में था यह $1.04 बिलियन। यानी भारत 5 सालों में पीछे गया। 2020-21 में 8.88 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ और 2024-25 में सिर्फ 3.68 लाख मीट्रिक टन। वॉल्यूम आधी से भी कम। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मर देश और एक्सपोर्ट घट रहा है। ऑस्ट्रेलिया बढ़ रहा है, भारत घट रहा है।
यही है आज का सवाल, क्यों और इसे कैसे पलटे। ऑस्ट्रेलिया की ताकत वो 3 चीजें जो भारत के पास नहीं है। पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना आगे क्यों है। तो पहली ताकत जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, स्केल और लैंड। ऑस्ट्रेलिया के पास 35 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड है, जबकि भारत के पास 4.5 मिलियन। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे 8 गुना ज्यादा सर्टिफाइड लैंड है, लेकिन भारत के पास फार्मर्स ज्यादा हैं। दूसरी ताकत, एक रोबस्ट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस उसकी वास्ट ग्रेजिंग एरिया और रोबस्ट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी से जोड़ती है। कोल्ड चेन्स हैं, पोर्ट्स रेडी हैं, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं, सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। और तीसरी ताकत है एशिया पैसिफिक में ट्रस्टेड ब्रांड। चाइना, जापान, सिंगापुर ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनिक मीट, ग्रेन्स, प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो क्लीन, सेफ क्वालिटी बैक्ड बाय रिगोरस स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड सर्ज ग्लोबल सिंथेटिक फर्टिलाइजर सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ। यानी ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनिक इंडस्ट्री क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास 3 चीजें हैं, लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्रांड ट्रस्ट है। अब भारत की असली तस्वीर, भारत के पास क्या है? तो 2.3 मिलियन ऑर्गेनिक फार्मर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा। 3.6 मिलियन टन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। इंडिया का ऑर्गेनिक फार्मिंग आउटपुट 2025 में 51,560 करोड़ का है। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि 2028 तक 20,000 करोड़ का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का टारगेट है। यह सब इंप्रेसिव है, लेकिन अब वो तस्वीर जो अनकंफर्टेबल कर देगी आपको। 2020-21 में 1.04 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा, जबकि 2020-21 में 771 मिलियन, 2022-23 में 708 मिलियन और 2023-24 में 494 मिलियन और 2024-25 में 665 मिलियन डॉलर। यानी 5 साल में हम 1 बिलियन डॉलर से 665 मिलियन डॉलर पर आ गए। और वॉल्यूम तो और भी ज्यादा गिरा, 8.88 लाख मीट्रिक टन से हम 3.68 लाख मीट्रिक टन पर आ गए। यानी 58% की गिरावट हुई। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर का एक्सपोर्ट 5 सालों में आधा हो गया। क्यों? तो गिरावट की 3 जड़ें हैं जो हमें समझनी जरूरी हैं। पहली जड़, सर्टिफिकेशन का संकट। 2026 में यूएसडीए और इंडिया के अपीडा के बीच रिकॉग्निशन एग्रीमेंट था, जिसके तहत इंडियन सर्टिफायर्स यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे सकते थे, और वो एग्रीमेंट टूट गया। नतीजा, इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में आसानी से नहीं जा सकते। यूएस इंडिया का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बायर था, 54% शेयर था, और वही रास्ता बंद हो गया। दूसरी जड़, फ्रॉड का दाग। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स ने सर्विलांस ऑडिट में 20,000 मीट्रिक टन फ्रॉडलेंट कॉटन ट्रांजैक्शंस पकड़ी। जब एक बार फ्रॉड पकड़ा जाता है तो बायर्स का भरोसा टूटता है, सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं, पूरे देश के ऑर्गेनिक ब्रांड का। और तीसरी जड़, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कमी। ऑस्ट्रेलिया अभी तक ओईसीडी का आखिरी देश था जिसके पास ऑर्गेनिक की लीगल डेफिनेशन नहीं थी। 2024 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसकी मार्केट 2.7 बिलियन डॉलर है। भारत के पास डेफिनेशन है, एनपीओपी है, ट्रेस नेट है, जैविक खेती पोर्टल है, फिर भी एक्सपोर्ट घट रहा है, क्योंकि रॉ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, प्रोसेस नहीं। सीसेम सीड्स एक्सपोर्ट होती हैं, सीसेम ऑयल नहीं। जिंजर एक्सपोर्ट होती है, जिंजर एक्सट्रैक्ट नहीं। टर्मरिक एक्सपोर्ट होती है, कुरक्यूमिन सप्लीमेंट नहीं। रॉ में वैल्यू कम है, प्रोसेस में वैल्यू ज्यादा है। 3 रास्ते कैसे पलटे यह तस्वीर? तो दोस्तों, वो सॉल्यूशन जो इस गिरावट को ग्रोथ में बदल सकता है। रास्ता 1, यूएसडीए डील वापस लाई जाए। यूएसडीए अपीडा रिकॉग्निशन एग्रीमेंट 2006 में था, टूट गया। उसे रिवाइव करना इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ऑर्गेनिक प्रायोरिटी होना चाहिए। यूएस मार्केट का जो 54% का शेयर था वो हमें वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेशन फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए होगी। रास्ता 2, प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी दो। इंडिया का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट अभी 5,000 से 6,000 करोड़ का है। टारगेट 20,000 करोड़ 2028 तक। यह टारगेट तभी मिलेगा जब रॉ से प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होगा। ऑर्गेनिक स्पाइस पाउडर, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ऑर्गेनिक हर्बल सप्लीमेंट
ऑर्गेनिक बेबी फूड। बेलेमीज ऑर्गेनिक जैसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने ऑर्गेनिक बेबी फूड में 25% का ग्रोथ किया है एशिया में। भारत यही सेगमेंट टारगेट कर सकता है। और रास्ता नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब बनाओ। जेन्युइनली पीएम मोदी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का वर्ल्ड कैपिटल बनेगा। त्रिपुरा पहले ही काम शुरू कर चुका है, सिक्किम मॉडल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कोल्ड चेन्स, कार्गो एयरपोर्ट्स अभी भी कमजोर हैं। नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक प्रोड्यूस केमिकल फ्री है, वर्जिन सॉइल है, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, बस कनेक्टिविटी चाहिए। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों आज की तुलना साफ है। ऑस्ट्रेलिया $2.7 बिलियन से $5.2 बिलियन की तरफ बढ़ रहा है। 7.14% का CAGR है, स्टेडी, प्रेडिक्टेबल, ट्रस्टेड। भारत $1.04 बिलियन से $665 मिलियन पर आ गया 5 सालों में। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स और एक्सपोर्ट घट रहा है। यह पैराडॉक्स है और यह पैराडॉक्स 3 कमजोरियों से आता है। सर्टिफिकेशन का टूटा हुआ पुल, फ्रॉड का दाग और रॉ एक्सपोर्ट का जाल। 20,000 करोड़ का टारगेट 2028 तक है, यानी 3 साल, और अभी 5,000 से 6,000 करोड़ पर हमें 3 गुना करना है। यह असंभव नहीं है पीयूष गोयल जी, लेकिन इसके लिए चाहिए USDA डील वापस, फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी। भारत के पास फार्मर्स हैं, जमीन है, प्रोडक्ट्स हैं, क्लाइमेट है, बस एक चीज नहीं है, एक कंसिस्टेंट, ट्रस्टवर्थी, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। ऑस्ट्रेलिया के पास वो है, इसीलिए वो $5.2 बिलियन की तरफ बढ़ रहा है। भारत के पास सब कुछ है, बस वो एक चीज नहीं है। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों आज की तीनों कहानियां एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं। पहली, चाइना ने दिखा दिया कि आज की ट्रेड वॉर टैरिफ से नहीं, रूल्स, स्टैंडर्ड और टेक्निकल बैरियर से लड़ी जाती है। दूसरी, रोड टेप ने दिखा दिया कि एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा नुकसान कंपटीशन से नहीं है, अनसर्टेनिटी से होता है। और तीसरी, ऑर्गेनिक स्टोरी ने दिखाया कि सिर्फ प्रोडक्शन से मार्केट नहीं मिलता, ट्रस्ट, प्रोसेसिंग और स्ट्रेटजी से मिलता है। यानी भारत के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। चाइना प्लान करके खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया सिस्टम बनाकर जीत रहा है। और भारत कभी क्राइसिस में डिसीजन ले रहा है तो कभी डिसीजन में क्राइसिस पैदा कर रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत के पास ताकत है या नहीं, सवाल यह है कि भारत उस ताकत को स्ट्रेटजी में बदल पाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वह नहीं बनता जिसके पास सबसे ज़्यादा उत्पादन हो। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वह बनता है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक एम्बिशन सिर्फ कागज पर ही रहेगी। और यही है आज की बिग पिक्चर। दर्शकों, क्या आपको हमारा विश्लेषण आपके ज्ञान में किसी भी तरह की कोई भागीदारी निभाने में कामयाब हो पा रहा हो तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते।